Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The End of Bipolarity, and as I told you in the previous class, now the chapter number 3, that is US hegemony. Now this chapter is deleted, but the whole chapter is not deleted. Some part of this chapter is added in this chapter, in the second chapter, है ना। थर्ड चैप्टर के कुछ पार्ट जो आपको पढ़ने हैं उसको सेकंड चैप्टर में ऐड कर दिया गया है, और इसमें हम लोगों को यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि यूनिपोलर वर्ल्ड का क्या मीन हो रहा है जब भी जो बाइपोलर था वो यूनिपोलर में बदल गया बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। बट हियर आई टोल्ड यू दैट कि पोल्स, जब भी हम पोल्स की बात करते हैं तो दो पोल्स होने चाहिए, है ना। मैग्नेट्स की जब बात करते हैं, मैग्नेट में पोल्स होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जब सिंगल पोल हो गया तो फिर यूनिपोलर वर्ड से ज़्यादा अच्छा एक वर्ड होता है हेजेमनी, जिसको कि हमने यूएस के लिए यूज़ किया जाता है कि आज के समय में यूएस की हेजेमनी है जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। तो और इसमें हमने ये भी देखा था कि इसमें दो बातें थी। एक तो ये कि ऐसी बात नहीं है कि यूएस की हेजेमनी जो है वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही इस्टेब्लिश होती, बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यूएस की जो हेजेमनी थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही चली आ रही थी। क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने देखा था ब्लू जीन्स, जो कि यूएस कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और हमने देखा कि किस तरह से यूएसएसआर में ब्लैक मार्केटिंग होती थी ब्लू जीन्स की। तो कल्चरल हेजेमनी जो थी यूएस की वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इस्टेब्लिश थी, लेकिन इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फेयर में दोनों के पावर्स बराबर थे। यूएस एंड यूएसएसआर, दे बोथ वर हैविंग इक्वल पावर्स इन द स्फेयर ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री life, but in cultural aspect of life the power of US was much more than the power of the USSR। ठीक है, तो ये हमने देखा था, और फिर हमने ये भी देखा था कि ऐसी भी बात नहीं है कि जैसे ही द मोमेंट यूएसएसआर इज डिसइंटीग्रेटेड द हेजेमनी ऑफ यूएस इज एस्टैब्लिश। नहीं, ऐसा दुनिया को ये समझ में आते आते कि नाउ वी आर लिविंग इन द हेजेमनी ऑफ यूएस, ये समझ में आते आते एक दशक करीब करीब लग गया, तब जाके ये समझ में आया कि हम यूएस की हेजेमनी में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यूएस जो था कैसे कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं जिससे यूएस की हेजेमनी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। लोगों को समझ में आता है कि यस वी आर इन द हेजेमनी ऑफ द यूएस। तो इसमें जो सबसे पहली घटना थी वो थी फर्स्ट गल्फ वॉर की। As we have discussed in the previous class that Iraq has invaded Kuwait in August 1990 and it started occupying the territory of Kuwait, and then there was a diplomatic effort from the part of UN. On the initiative of UN, the diplomatic effort was done in order to convince Iraq to leave Kuwait। कुवैत पर जो उसने अपना डोमिनेंस, अपना जो ऑक्यूपेशन कर रखा था, तो उस ऑक्यूपेशन से हटाने के लिए, लिबरेट करने के लिए कुवैत को इराक पे काफ़ी डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला गया। डिप्लोमेटिकली उसको कन्विंस करने की एफर्ट की गई यूएन की तरफ से, बट इराक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और जब इराक इसके लिए तैयार नहीं होता है तो यूएन जो है वो ये डिक्लेयर करता है कि हम बाई फोर्स कुवैत को लिबरेट करेंगे। हम कुवैत को जो लिबरेट करने का जो एफर्ट होगा वो बाई फोर्स होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चेंजेस जो हैं वो एकदम नई तरह की, एकदम ड्रामेटिक डिसीजन होता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन ये इस तरह का जो सिचुएशन है कि एक कंट्री के अगेंस्ट बाकी के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिल कर के
वॉर की बात हो रही है, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक डिसीजन था। तो ये डिसीजन लिया जाता है यूएन की तरफ से, और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में जो लीडरशिप जहाँ से आती है वो है यूएस। यूएस जो है वो इसमें लीडिंग रोल प्ले करता है। और इसी समय जो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश हैं, और जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कहते हैं कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इमरजेंस है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वही जो अभी तक जो वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रही थी, बाइपोलर वर्ल्ड, वो अब नहीं रह गया और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट होने जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कोalition फोर्स, बहुत ही बड़ी कोalition फोर्स तैयार होती है, जिसमें कि 6,60,000 ट्रूप्स थे, और ये 34 कंट्रीज को बिलोंग करते थे, और ये मिल करके इन्होंने इराक के अगेंस्ट वॉर किया और डिफीट भी किया इराक को। फर्स्ट गल्फ वॉर में इराक जो है वो उसकी हार होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यूएन ने जो ऑपरेशन किया, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दिस फर्स्ट गल्फ वॉर इज नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये ऑपरेशन किसका ऑपरेशन था? दिस ऑपरेशन वाज डन बाय यूएन, ठीक है, जिसमें कोalition फोर्स जो थी 6,60,000 ट्रूप्स की जो कोalition फोर्स थी, जो कि 34 कंट्रीज को बिलोंग कर रही थी, ये ऑपरेशन विच वाज डन बाय यूएन, इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। लेकिन इसमें जो लीडरशिप कर रहा था जो कंट्री, वो था अमेरिका। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हुआ, दैट वाज डन इन द लीडरशिप ऑफ अमेरिका। और इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रूप्स थे, जो यूएन की कोalition ट्रूप्स थी, जिसमें 34 कंट्रीज थे, जिसमें नंबर ऑफ ट्रूप्स 6,60,000 थी, तो वहाँ पे 75% जो फोर्स थे वो यूएस के ही थे। 75%, जो यू कैन जस्ट इमेजिन कि 75% ऑफ द फोर्स बिलोंग टू यूएस, और रिमेनिंग जो 25% है वो 33 कंट्रीज के थे। तो इस तरह से यूएस जो था वो सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल इसमें प्ले कर रहा था। और इसमें हम देखते हैं कि जो अमेरिका के जो जनरल थे, नॉर्मन स्क्वारस्कॉफ, ठीक है, नॉर्मन स्क्वारस्कॉफ जो थे, उन्होंने यूएन के जो ये कोalition फोर्स थी उसको उन्होंने लीड किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये यूएन का, ये यूएस के लीडरशिप में किया गया यूएन का ऑपरेशन था, ठीक है। तो जो यूएस के जो जनरल थे उनका क्या नाम था? नॉर्मन तो इस तरह से ये यूएस का ही ऑपरेशन था, यूएस की तरफ से ही किया गया, मतलब किया तो गया था यूएन की तरफ से, बट जो लीडरशिप थी वो यूएस की थी। और इसमें इराकी प्रेसिडेंट जो समय थे, इराक के जो समय प्रेसिडेंट थे, ही वाज सद्दाम हुसैन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, यू मस्ट रिमेंबर। सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक एट दैट टाइम। सद्दाम हुसैन, है ना। और सद्दाम हुसैन ने क्या कहा, ये जो बैटल था, ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर जिसको हम कह रहे हैं, इसको सद्दाम हुसैन ने द मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा। द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था। एक इराक जैसी, मतलब एक छोटी कंट्री थी है इराक, कोई बहुत पावरफुल कंट्री नहीं थी। तो एक इराक के अगेंस्ट 34 कंट्रीज का कोalition फोर्स तैयार होता है, 6,60,000 ट्रूप्स बनते हैं, और तब ये वॉर होता है। तो इसलिए इनकी तरफ से इसको मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा गया। और इराकी फोर्सेस जो थे वो बहुत जल्दी डिफीटेड हो गए, और उनको विड्रॉ करना पड़ा कुवैत से, कुवैत छोड़ना पड़ा। जो चाहता था यूएन वो हो गया, और ये छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वॉर था, इस वॉर में यूएन की जीत होती है। और एक तरह से ये यूएन की जीत नहीं, ये यूएस की जीत थी, क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था
वो यूएस के ही लीडरशिप में हो रहा था। तो सिर्फ ये जीत ही नहीं थी जिसने यूएस को दुनिया को ये समझ में आया जिससे कि यूएस पावरफुल है। इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा जो गल्फ वॉर होता है उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें हुई जिससे ये समझ में आ गया कि यूएस जो है आज के डेट में 1990 में यूएस जहाँ पे पहुँच चुका है वहाँ पर कोई और कंट्री बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकती है, उसके आसपास भी नहीं पहुँच सकती है। तो इस गल्फ वॉर ने ये बता दिया कि कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी और अदर स्टेट्स की मिलिट्री कैपेबिलिटी के बीच में। जैसे कि हम देखते हैं कि स्मार्ट बॉम्ब्स फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया इन्हीं गल्फ वॉर में, इस फर्स्ट गल्फ वॉर में यूज़ किया गया। तो यूएस की तरफ से ही ये स्मार्ट बॉम्ब्स आए हैं। स्मार्ट बॉम्ब्स जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बॉम्ब्स होते हैं, जो कि आज के समय में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट पहली बार इसको जब यूज़ हुआ ये, तो दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी और इसने अमेरिका के डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये समझ में आया कि जो अमेरिका जहाँ है उसके आसपास और कोई भी कंट्री नहीं है इस समय में, और वहाँ पहुँच भी नहीं पाएगी वो नियर फ्यूचर में कोई भी कंट्री। तो ये टेक्नोलॉजिकल गैप पता चलता है और इसी कारण इस वॉर को, जो फर्स्ट गल्फ वॉर है, इसमें इसको कंप्यूटर वॉर का भी नाम दिया गया, क्योंकि ये कंप्यूटर से लड़े जाने वाले जो स्मार्ट बॉम्ब्स थे, दे वर ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से लड़े जाने वाले वॉर थे, तो इसको कंप्यूटर वॉर कहा गया। और न सिर्फ इतना हुआ, बल्कि जो कुछ भी हो रहा था, जो वॉर हो रहा था, जो बैटल हो रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये लाइव टेलीकास्ट कौन कर रहा था? ये अमेरिका की तरफ से हो रहा था। तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट अमेरिका ने अचीव किया था, ये उसको बता रहा था। तो वीडियो गेम वॉर भी इसको कहते हैं, क्योंकि जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं टीवी में, रिमोट से मारपीट हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, तो जिस तरह से वीडियो गेम हम खेल रहे हैं, उस तरह से जो कुछ भी वॉर हो रहा है वो लाइव दिखाई दे रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पे, है ना। और इस तरह से लोग अपने घरों में आराम से, अपने लिविंग रूम में, अपने सोफा पे बैठ करके इराकी फोर्सेस को डिफीट होते हुए देख रहे हैं। तो ये सब जो इसके ये हम कहेंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ें इस वॉर के दौरान यूज़ की गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड चीज़ें अमेरिका की तरफ से, जिससे कि अमेरिका का जो बोलबाला था वो बन गया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक्चुअली यूएस जो था उसे इस वॉर से फ़ायदा हुआ, यूएस को काफ़ी प्रॉफिट हुआ इस वॉर से। यूएस जितना पैसा उसने, जितना मनी उसने वॉर पे स्पेंड किया, उससे कहीं ज़्यादा पैसा उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री से मिले। तो एक्चुअली ये दिस इज द थिंग कि मतलब जो पावरफुल होते हैं वो उनके पावर्स और भी बढ़ते जाते हैं। वो वॉर कर रहे हैं, वॉर में इन्वॉल्व हुआ, और वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण उसको हेल्प मिला, मॉनेटरी हेल्प मिला, लेकिन जितना मॉनेटरी हेल्प मिला उससे कम ही खर्च उसका हुआ। तो ये उसके लिए और भी फायदेमंद हुआ। अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर है, ये हर तरह से यूएस के लिए बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि इस फर्स्ट गल्फ वॉर के कारण ही दुनिया को ये दिखाने का मौका लगा कि वो टेक्नोलॉजिकली कितना आगे है। अमेरिका ये दिखा सका, ये प्रूव कर सका कि अदर कंट्रीज से वो टेक्नोलॉजिकली कितना आगे है। वो कंप्यूटर वॉर हो रहा है ना। कंप्यूटर वॉर हो रहे हैं। देन वीडियो गेम वॉर भी इसको कहा गया कि वीडियो गेम वॉर की तरह हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये क्यों हो रही थी? क्योंकि ये अमेरिका का टेक्नोलॉजी
मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका ने हासिल कर ली थी वो सारी दुनिया को पता चली और उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही एडवांटेजियस कंडीशन थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि जॉर्ज H.W. बुश जो थे वो हालांकि इराक के अगेंस्ट जो वॉर हुआ उसमें तो वो जीत गए, सद्दाम को उन्होंने हरा दिया, लेकिन जब इलेक्शन होता है 1992 में तो उस इलेक्शन में जॉर्ज W. बुश हार जाते हैं और अमेरिका में एक नया प्रेसिडेंट बनते हैं, दैट इज विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। ठीक है, क्लिंटन जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं 1992 में। ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कब कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं। विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। ठीक है, तो ये जो विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन है ही बिलोंग टू डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो बिल क्लिंटन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते थे। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो बिल क्लिंटन का जो अप्रोच था वो ये था कि ड्यूरिंग द इलेक्शन उन्होंने डोमेस्टिक मैटर्स पर ही फोकस किया था, न कि फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने इशू बनाया था। उनका मेन जो फोकस था वो डोमेस्टिक इश्यूज था। और हम देखते हैं कि बिल क्लिंटन जो है वो 1992 में तो जीतते ही हैं, सेकेंड जो उनका टेन्योर होता है उसमें भी वो जीत जाते हैं। 4 साल का टेन्योर होता है यूएस प्रेसिडेंट का, 4 साल का टेन्योर होता है और मैक्सिमम 2 टेन्योर ही वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो 1992 के इलेक्शन में विन करते हैं एंड देन अगेन ही वॉन द इलेक्शन ऑफ 1996। तो इस तरह से 8 साल जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। और जब क्लिंटन के समय में यूएस जो था वो ज़्यादा जो उसका फोकस था वो इंटरनल अफेयर्स पे ही रहा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, है ना। और क्लिंटन जो था वो सॉफ्ट इश्यूज पर ही ज़्यादा उनका फोकस था। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी देखें तो जो सॉफ्ट इश्यूज होते हैं लाइक डेमोक्रेसी की बात करना, क्लाइमेट चेंज की बात करना, वर्ल्ड ट्रेड की बात करना, जो हार्ड पॉलिटिक्स होती है मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, सॉफ्ट इश्यूज पर ही उन्होंने फोकस किया। तो ये क्लिंटन की पॉलिसी थी, एक तो डोमेस्टिक पर ज़्यादा फोकस करना न कि फॉरेन पॉलिसी पर। और अगर फॉरेन अफेयर्स देख भी रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स पर अगर उनका ध्यान जा रहा है तो उसमें भी सॉफ्ट इश्यूज जो हैं जैसे कि डेमोक्रेसी की बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई, ट्रेड की बात हुई, जो हार्ड इश्यूज हैं लाइक मिलिट्री वाले जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी वाली चीज़ें, उसको उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन फिर भी क्लिंटन के टाइम में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो होते हैं जो कि जिनका इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एपिसोड हुआ वो 1999 में हुआ यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया, as we have discussed in the not the previous chapter, actually ये तो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, कि जो डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो होता है कि जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे उनका भी डिसइंटीग्रेशन होता है। जैसे कि चेकोस्लोवाकिया जो कि 2 पार्ट में बढ़ जाता है, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, और यूगोस्लाविया जो कि 6 पार्ट्स में बढ़ता है। और हमने ये देखा था कि चेकोस्लोवाकिया का जो डिवीज़न होता है दैट वाज वेरी मच पीसफुली वो डिवाइड करता है, लेकिन यूगोस्लाविया का जो डिवीज़न था वो बहुत ज़्यादा वायलेंस से भरा हुआ था। तो इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है कि यूगोस्लाविया के यूगोस्लाविया में कोसोवो नाम का एक प्रोविंस था,
हम क्लिंटन ईयर्स की बात कर रहे हैं, है ना। 1992 टू 1992 से लेकर के 2000, ये 8 साल जो है वो क्लिंटन का समय था। इसमें 1999 में क्या होता है, यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस था कोसोवो। अब इस कोसोवो में क्या थी कि अल्बेनियन पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ पर रहती थी, ठीक है। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि इस समय जो यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे स्लोबोदान मिलोसेविक। He was the president of Yugoslavia. ठीक है। तो स्लोबोदान मिलोसेविक ने क्या किया कि कोसोवो प्रोविंस में जो अल्बेनियन पॉपुलेशन थे उसके अगेंस्ट उन्होंने फोर्स यूज किया। एक काफ़ी कुछ वायलेंस हुआ था, जेनोसाइड टाइप ऑफ चीज़ भी हुई अल्बेनियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो कि कोसोवो में रहते थे। ये किसने करवाया, ये करवाया स्लोबोदान मिलोसेविक ने, जो कि यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो अल्बेनियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो कुछ भी हुआ यूगोस्लाविया में, उसमें क्या हुआ कि नेटो के तरफ से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था वेस्टर्न अलायंस है ना, यूएस इसका मेन लीडर है। तो नेटो जो था उसके लीडरशिप में एयर अटैक्स होते हैं यूगोस्लाविया पे बॉम्बार्डिंग होती है नेटो की तरफ से, बिकॉज अल्बेनियन पॉपुलेशन के साथ नेटो था और अल्बेनियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट स्लोबोदान मिलोसेविक ने काम किया था, इसलिए स्लोबोदान मिलोसेविक के अगेंस्ट बॉम्बार्डिंग होती है, यूगोस्लाविया पे बॉम्बार्डिंग होती है नाटो की। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो स्लोबोदान मिलोसेविक थे उनको हटा भी दिया जाता है। ही वॉज फोर्सिबली उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है और फिर वहाँ पे नाटो की जो फोर्स थी उसको स्टेशन कर दिया जाता है। नाटो फोर्स वहीं पे रह जाती है ताकि आगे चीज़ें जो है वो उनके हिसाब से होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि नाटो के लीडरशिप में एयर स्ट्राइक यूगोस्लाविया पर होना और स्लोबोदान मिलोसेविक की गवर्नमेंट को फोर्सिबली हटाना और नाटो की फोर्स को वहाँ पे स्टेशन करना। तो ये दिस वाज डन बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, बिल क्लिंटन के लीडरशिप में ये किया गया। एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि इससे भी पता चल रहा है कि यूएस जो है वो बहुत पावरफुल है, तभी तो नाटो एयर स्ट्राइक कर रहा है किसी कंट्री के अगेंस्ट। इट इज़ नॉट ईजी टू डू ऑल दीज थिंग्स। जब तक कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे तब तक हम इस तरह के एक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन इस समय का होता है, वो ये होता है कि यूएस का जो एम्बेसी है केन्या में नैरोबी और तंजानिया में दार एस सलाम, इन दो जगहों पर यूएस एम्बेसी पर बॉम्बार्डिंग होती है। कौन से हम साल की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 1998, ठीक है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केन्या की और तंजानिया की। केन्या में कहाँ? केन्या में नैरोबी, जो कि उसकी राजधानी है। कैपिटल ऑफ केन्या इज नैरोबी एंड तंजानिया जिसकी कैपिटल जो है वो है दार एस सलाम, ठीक है। अब
इन दोनों जो कैपिटल है नैरोबी और दार एस सलाम में जो अमेरिकन एम्बेसी था, यूएस एम्बेसी था, उस पर बॉम्बार्डिंग होती है। अब ये जो यूएस एम्बेसी पर बॉम्बार्डिंग होती है, इसको करवाने वाला, बॉम्बार्डिंग करवाने वाला कौन था? देयर वाज अ टेररिस्ट ग्रुप, अल कायदा। अल कायदा जो थी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही काफ़ी ड्रेडेड टेररिस्ट ग्रुप है। तो उसने ही करवाया वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। और ये इस्लामिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो है। तो उनकी तरफ से जब ये बॉम्बिंग कराई गई तो फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्लिंटन जो थे उन्होंने इसका बदला लेने का डिसीजन लिया और उनके तरफ से ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच जो है वो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, ठीक है। तो ये ऑपरेशन क्लिंटन ने डिक्लेयर किया, स्टार्ट किया। और इसके बाद क्या होता है कि अल कायदा के जो टारगेट्स थे, और अल कायदा के टारगेट्स कहाँ? अल कायदा के टारगेट्स सूडान में और अफगानिस्तान में। तो सूडान और अफगानिस्तान में अल कायदा के जो टारगेट्स थे उस पर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक किए गए अमेरिका की तरफ से। क्यों? क्योंकि अल कायदा ने नैरोबी और दार एस सलाम में यूएस एम्बेसी पर बॉम्बार्डिंग कराई थी। तो जो यूएस एम्बेसी पर उन्होंने बॉम्बार्डिंग कराई थी अमेरिका ने, उसका ही बदला लेने के लिए क्लिंटन ने सूडान और अफगानिस्तान में जो इनका ठिकाना था, अल कायदा का जो टारगेट्स थे, जो जो उनके प्लेसेस थे, उस पर उन्होंने अटैक करवाया, क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक करवाया, ठीक है। और जब इस तरह के काम हुए तो ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप किसी भी कंट्री पे, सूडान और अफगानिस्तान, दे वर नॉट इन द कंट्रीज वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉम्बार्डिंग ऑफ द यूएस एम्बेसी। जो इन्वॉल्व था वो एक टेररिस्ट ग्रुप था, and that terrorist group was living illegally in that country. The government was not responsible, the people were not responsible. तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप कहीं पर अटैक हुआ, आपके एम्बेसी पे अटैक हुआ तो उसका बदला लेने के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बॉम्बार्डिंग कर दीजिए। ये इंटरनेशनल लॉ के पूरी तरह से अगेंस्ट है। और फिर भी यूएस ने ऐसा किया और उसका कोई भी कहीं से भी कुछ अपोज नहीं हुआ, है ना। और जो जहाँ पर स्ट्राइक्स किए गए, ऐसा भी कहा गया कि कुछ ऐसे भी जगहों पर स्ट्राइक हुए जो कि सिविलियन में आते थे, पूरी तरह से सिविलियन एरियाज थे, और जिसमें कि टेररिस्ट ग्रुप से कोई भी मतलब नहीं था। तो अगर हम आज इन चीज़ों को देखते हैं तो आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिका इस तरह की चीज़ करते रहता है ना। बट उस समय अगर हम 1998 को देख रहे हैं तो उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस तरह का पहली बार हुआ था कि एक मतलब अटैक हुआ नैरोबी में, केन्या में, तंजानिया में यूएस एम्बेसी पर, और उसके लिए जो अटैक दोबारा हो रहा है, मतलब उसका जो बदला लिया जा रहा है वो एक चौथी कंट्री से लिया जा रहा है। सूडान और अफगानिस्तान पर बॉम्बार्डिंग की जा रही है विदाउट फॉलोइंग एनी इंटरनेशनल लॉ, इसमें सिविलियन टारगेट्स पर भी स्ट्राइक्स किए गए। तो इसको पूरी तरह से ये अनजस्टिफाइड कहा जाएगा, लेकिन ये अमेरिका का पावर था जिसके कारण उसने इसको किया, और जिसको हम कहते हैं माइट इज राइट। क्योंकि वो पावरफुल है इतना, इसलिए वो अपने पावर को इस तरह से मिसयूज कर रहा है, और हम सब उसको सिर्फ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज हेजेमनी। और ये हम बाद के समय में, अगर आज का टाइम, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि अगर आज का समय हम देखें तो इस तरह की हरकत अमेरिका करता रहता है,
और वी आर यूज्ड टू, अब हम यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसी तरह की घटनाएं होती रहीं, जिससे कि धीरे धीरे ये समझ में दुनिया को आने लगा कि हम अमेरिका की हेजेमनी में रह रहे हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस in the next class.